हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 7th एंड 8th बोथ क्लासेस का ये कंबाइंड चैप्टर है, जो चैप्टर फर्स्ट भाषा, लिपि और व्याकरण। स्टूडेंट दोनों ही क्लासेस का सेम चैप्टर है, दोनों की सेम टॉपिक्स है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि भाषा क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जब हम आपस में किसी से वार्तालाप करते हैं या अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो हम जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं वही माध्यम भाषा होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे। अब भाषा के कुछ प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने? भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा ये क्या होती है? मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जो बोलकर, भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर सामने वाले व्यक्ति के सामने या लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं। यानी कि जो भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलते हैं अपनी बातों को और दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि जनरली जो मौखिक भाषा है, हम लोग अपने घरों में अपने जो छोटे भाई बहन या माता पिता जो होते हैं उनके साथ जो वार्तालाप करते हैं, उसमें हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। सेकंड, लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि लिखित भाषा का प्रयोग विद्यालयों में जो दस्तावेज, जो कागज या जो भी पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र, अखबार जो होते हैं, प्रार्थना पत्र जो होते हैं या पत्र जो होते हैं, इन सब में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो लिखित भाषा होती है। थर्ड, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कि सांकेतिक भाषा में इस भाषा का प्रयोग वो लोग करते हैं जो बोलने में असमर्थ होते हैं, यानी कि जो बोल नहीं सकते। तो मीन्स सांकेतिक भाषा यानी कि इस भाषा में जो लोग बोल नहीं सकते तो अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं वो इशारों से करते हैं। यानी कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों की सहायता से करता है, यानी कि इशारे करता है जिससे कि वो अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति के सामने पहुंचा सके। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसमें लिपि। लिपि क्या है? देखिए, बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और उन्हीं ध्वनियों को, यानी कि जो हम बोल रहे हैं, बोलते समय जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप, यानी कि बोल रहे हैं तो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। और जब हम उसे लिखित रूप में दे रहे हैं तो कौन सी होगी? लिखित भाषा होगी। तो वही चीज, बोलते समय जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसी ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए जिन व्यवस्थित चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन चिन्हों को, यानी कि उन्हीं चिन्हों को लिखित या उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि अपनी ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, कुछ लिपियों के प्रकार यानी कुछ मुख्य लिपियां जो कि सामान्यतः प्रयोग करी जाती हैं। सबसे पहले लेते हैं देवनागरी लिपि। सबसे पहले देवनागरी लिपि के बारे में बात करते हैं। जो नागरिक लिपि है ये सबसे विकसित लिपि है। देवनागरी लिपि का प्रयोग
हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी। यानी कि मराठी भाषा में नेपाली भाषा में, संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आती है स्टूडेंट्स गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि का प्रयोग पंजाबी भाषा लिखने के लिए किया जाता है। थर्ड रोमन लिपि। रोमन लिपि का प्रयोग अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मनी, यानी कि यदि आपसे कोई पूछता है कि अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मनी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये तीनों ही भाषाएं, कौन सी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन, ये तीनों ही भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। फोर्थ अरबी। उर्दू भाषा, जो उर्दू भाषा होती है, उर्दू भाषा लिखने के लिए अरबी लिपि का प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, वैसे मुख्यतः मैं आपको ये बता दूं, हमारे भारतीय संविधान में मुख्यतः 21 यानी कि 21 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 21 यानी 21 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता दी गई है। आगे बात नेक्स्ट व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व समझने के लिए, यानी कि व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, शुद्ध रूप में लिखने और शुद्ध रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि व्याकरण से हम भाषा के शुद्ध रूप के बोलने, लिखने और समझने का अध्ययन करते हैं। भाषा को बोलते हैं तो शुद्ध कैसे बोला जाता है, लिखते हैं तो कैसे शुद्ध लिखा जाता है, इस चीज का ज्ञान करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जो व्याकरण है उसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, यानी उस व्याकरण के कुछ अंग हैं। मुख्यतः व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, सबसे पहले बात करेंगे वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। और व्याकरण के प्रथम अंग वर्ण विचार में हम लोग भाषा के उसी सबसे छोटे ध्वनि जिसे हम वर्ण कह रहे हैं उसी के बारे में वार्तालाप, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा अंग आता है इसका शब्द विचार। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते